फजील अहमद साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। फजील साहब हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। फजील साहब न सिर्फ नेशनल इश्यूज पर बल्कि इंटरनेशनल इशू पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं और जियो पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, बेहतर तरीके से, और उस पर गुफ्तगू करते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं और मैं उनकी और तमाम लोगों की खिदमत में आज आइन साज डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, यौम पैदाइश है, लिहाजा मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूं और मुल्क और बैरून मुल्क में तमाम जो डॉक्टर साहब के चाहने वाले हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। डॉक्टर फजील अहमद साहब ने भी आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में डॉक्टर अंबेडकर पर एक बहुत शानदार सेमिनार मुनक्किद हुआ था, उसमें आपने अपनी बात कही और तकरीबन 40 मिनट का खिताब आपने किया। तो ये सलाहियत भी फजील अहमद साहब पास है और वो पहुंचते हैं। मुझे भी जाना था, मैं जा नहीं पाया, लेकिन मेरी कमी जो है वो बहरहाल फजील भाई ने पूरी कर दी, मैं उनका शुक्रगुजार भी हूं। फजील अहमद साहब, कई खबरें आ जा रही हैं, कई खबरें अभी हमने अपडेट नहीं की हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे कि क्या लग रहा है आपको कि फिर वही चीजें की जा रही हैं? अभी भी इजराइल नहीं मान रहा है, अभी भी हमले कर रहा है। हालांकि हुती ने अमेरिका को भी जवाब दिया और आज इजराइल को फिर बैलिस्टिक मिसाइल फिलिस्तीन 2 और जुल्फिकार के जरिए जवाब दिया है। फजील अहमद साहब, देखिए मुमताज भाई, अमेरिका का एक बेड़ा तो डूब गया। हालांकि वो लोग कह रहे हैं कि वो कहीं और चला गया है, लेकिन गया नहीं, वो डूब गया है लाल सागर में। अब दूसरा बेड़ा आया है और अब अमेरिका बहुत संभल संभल के काम कर रहा है। वो नेतन्याहू के कहने पर अब नहीं चल रहा है। और आज जो हुती ने 2 मिसाइल मारी है, वो जखीरा जो उनका मिसाइल का जो जखीरा है इजराइल का, वहां पे जाके गिरा है। हालांकि इजराइल ये कह रहा है कि हमने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। देखिए, कहते हैं रस्सी जल जाती है मगर उसकी ऐंठन नहीं जाती है। नेतन्याहू का भी वही हाल है। एक तरफ आवाम को देखे कि अपना मुकदमा देखे कि जो इकबाल खत्म हो गया उनका, उस इकबाल को वापस पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि शायद कहीं से कुछ गुंजाइश हो और हम वापस अपनी उस को पहुंच जाएं। ये कोशिशें होती हैं, हर कोई करता है। उधर यूक्रेन और रूस की बात नहीं बन रही। रूस ने जबरदस्त हमला किया आज फिर यूक्रेन पर। मैं बार बार यूक्रेन और रूस का नाम इसलिए लेता हूं मुमताज भाई कि इस पूरी लड़ाई में प्लेयर के कोई 2 ही प्लेयर नहीं है, इसमें कई प्लेयर हैं। रूस भी है, ईरान भी है, चाइना भी है, अमेरिका भी है और इजराइल भी है। उसके साथ साथ अगल बगल के लोग, अरब जो है, हुतीस है, हमास है, हिजबुल्ला है, फिर उसके बाद अरब है, जॉर्डन है, मिस्र है, फिर टर्की भी है। अब तो टर्की को भी भुलाया नहीं जा सकता, टर्की भी पिक्चर में धीरे धीरे आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं और सब के बावजूद अब अमेरिका को हमला करने में बहुत दहशत हो रही है। अब अमेरिका फूक फूक के कदम रख रहा है। पहले जो आवेश में आकर के उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए, अब वो फूक फूक के कदम रख रहा है। और ये जो मिसाइल अटैक इजराइल कर रहा है फिलिस्तीन के ऊपर, ये अमेरिका और ईरान की जो बात हुई है ओमान में, उसकी खींच मिटा रहा है। ये कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो उसकी खींच मिटा रहा है। वो ये दिखाना चाह रहा है कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये डील कैंसिल हो जाए। इसलिए इजराइल लगातार हमला कर रहा है फिलिस्तीन के ऊपर कि उसको अमेरिका से को शक में लाना चाहता है इजराइल। वो इस ग्रुप को ये बताना चाहता है कि आज भी अमेरिका हमारे साथ है। ईरान और हुती और हमास ये समझे कि अमेरिका एक तरफ हमसे बात भी कर रहा है और दूसरी तरफ इजराइल से वार भी करवा रहा है। क्या इतनी सी बात भी अब क्या इतने बड़े लोग हैं जो उनको नहीं समझ में आता होगा? बिल्कुल आता है। ये एक इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में जो डील हुई ओमान के अंदर,
उस डील को प्रभावित करने के लिए इजराइल जो है ये फाउल गेम खेल रहा है। जिस तरह से फुटबॉल में फाउल होता है ना, उस तरह का फाउल गेम खेल रहा है। वो चाह रहा है कि किसी तरह से ये मामला टल जाए और एक दूसरे पर फिर झगड़ा शुरू हो जाए, फिर वार शुरू हो जाए। बहरहाल जो भी है, अब इतने दिन से जब झेलते चले आए, 50,000 लोग, 52,000 की फिगर हो गई, 52,000 लोग मर गए, तो अभी भी फिलिस्तीन के लोग पीछे नहीं हट रहे, ना हमास पीछे हट रहे। इसलिए अब वो उनका जो है फाइनल स्टेज इस बार, कहते हैं ना कि इंडिया में हम लोग क्या मरने के बाद तेरह ही होती है, तो जब तक तेरह ही नहीं होती है तब तक आत्मा भटकती रहती है। अभी नेतन्याहू का तेरह ही नहीं हुआ है, इसलिए उनका आत्मा भटक रहा है। तो जब तेरह ही हो जाएगी, उसके बाद फिर वो आत्मा शांत होकर चली जाती है चंद्रलोक में, चाहे जहां यमलोक में चली जाती है। अभी वो तेरह ही नहीं हुई है, अब धीरे धीरे होने के करीब पहुंच चुके हैं। कोई एक बड़ी तेरह ही हो जाएगी, उसके बाद नेतन्याहू शांत हो जाएंगे। और जब वो अमेरिका जा रहे थे नेतन्याहू, तो उसी वक्त हूती का हमला हो गया, जबरदस्त हमला। लोगों ने बताया कि 15 महीने में इससे बड़ा हमला कुछ नहीं हुआ था। और बाकायदा नेतन्याहू का वीडियो प्लेन में बैठते हुए बना करके हूती ने दिखा दिया और कहा कि हमको मारना होता तो हम तुम्हारे ऊपर भी मार दिए होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब वो वीडियो बना सकते हैं तो वहां मिसाइल भी गिरा सकते हैं। ये सब चीजें जो है, अभी थोड़ा सा वक्त और लगेगा, लेकिन एक चीज तो है कि जंग नहीं होगी, ये मेरा पूरा इरादा पक्का है। और जो मेरा अपना एनालिसिस है, जंग नहीं होगी। ये खींच मिटा रहा है नेतन्याहू, इजराइल, कि कैसे अमेरिका ने जाके या ओमान के अंदर बात कर लिया या ईरान से, इसकी खींच मिटा रहे हो। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं फजील साहब। और मुझे लग रहा है कि ताकत भी आप देखिए कि वहां हमास को नहीं कर पाएंगे खत्म। इजराइल में सीक्रेट लेटर से हड़कंप, मोसाद से है कनेक्शन। यहां पे आप देखिए कि ये जो खबर इजराइल में चल रही है, एक तो ये खबर आई है कि 40,000 हमास के पास और सैनिक भर्ती हो गए। 40,000, आप सोचिए। जी जी। एक तो ये, दूसरा ये कि यहाँ पे देखिए इजराइल में दिन ब दिन बंधकों को रिहा कराने वाले प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। जंग 18 महीने बीत जाने के बाद भी इजराइल सभी बंधकों को रिहा करा पाने में नाकाम रहा है और अपने ऑपरेशन के जरिए लगभग 4-6 बंधकों को ही रिहा करा पाया। बाकी बंधक कूटनीतिक तरीके से रिहा किए गए। इजराइल ने सीजफायर तोड़ते हुए एक बार फिर गाजा पे हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद बंधकों के परिवारों में बंधकों के भविष्य को लेकर के चिंता बढ़ गई। ये तमाम चीजें सामने आई है। और जो इम्पोर्टेंट बात है वहां पे वो ये है कि अब इसमें मोसाद और आईडीएफ के पूर्व अधिकारी जुड़ते जा रहे हैं आंदोलन में, प्रोटेस्ट में। पूर्व मोसाद सदस्यों के साथ साथ पूर्व आईडीएफ पैरा ट्रूपर्स, डॉक्टर और विशिष्ट सैन्य कार्यक्रम के स्नातकों ने वायुसेना के दिग्गजों और रिजर्व सैनिकों के साथ पत्र लिखा है, जिसमें सरकार से गाजा में हमास की ओर से बंधक बनाए गए लोगों की वापसी को अव्वलियत देने की अपील की है, भले ही इसके लिए युद्ध खत्म करना पड़े। ये जो वहां पे सूरत हाल पैदा हो गई है फजील साहब, और वहां जिस तरह से हड़कंप मचा हुआ है, क्या कहेंगे? वहां बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है इजराइल के अंदर। क्या लग रहा है आपको फजील साहब? देखिए, वहां कभी भी कुछ हो सकता है। जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, तख्ता पलट भी हो सकता है। बस ये है कि वहां देखिए आबादी बहुत कम है और छोटा सा देश है, और छोटा देश होने के नाते पुलिस और आर्मी का टेरर ऐसे रहता है। अब वो बाहर से तो लड़ नहीं पा रहे, इंटरनल उनका जो विपक्ष है वो आवाज उठा रहा है। लेकिन चूंकि वार के टाइम में कोई भी विपक्ष बहुत फूंक फूंक के कदम रखता है। लाइक नहीं किए लोग, लग रहा नींद आने लगी। हम बहुत लाइक कर रहे हैं लोग, बहुत लाइक कर रहे हैं, जुड़ गए बहुत सारे, और फिरोज अहमद साहब भी जुड़ गए।
तो ये जो जो इनका जो अमेरिका का जो इजराइल का जो विपक्ष है, अभी उतना मजबूती से बात कर नहीं पा रहे। और हमको तो ये लग रहा है कि वहां का विपक्ष भी बहुत कमजोर है, और अंतरिम सरकार जो है सेकंड, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप बहुत तो बहुत इस्तकबाल है। मैं इस्तकबाल कर ही लेता हूँ फिरोज अहमद बख्श साहब का। आप जो है मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के चांसलर रहे हैं, इसके अलावा कॉलम निगार हैं, और इंटरनेशनल इशू पे खास तौर पे फिलिस्तीन के मामले में बहुत साफ गोई से बात करते हैं वो, और कई अहम इश्यूज पे वो अपनी बात रखते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, और मैं फजील साहब अपनी बात मुकम्मल कर ले और उसके बाद फिर हम फिरोज भाई से बात करेंगे। जी, तो ये वहां का जो विपक्ष है, वो विपक्ष की भूमिका बहुत कमजोर हमको लग रही है। और सत्ता पक्ष जो है वो आजकल पूरे दुनिया में ऐसे ही चल रहा है कि विपक्ष को लोग कमजोर करके उनको किसी न किसी तरीके से दबा के रखना, ये सब चल रहा है वहां पे। और वार के टाइम में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, पूरी कंट्री एक होकर के रहती है। लेकिन वहां पे जो कानूनी लड़ाई तो बहुत तेज चल रही है। लोगों ने नेतन्याहू को उसका जिम्मेदार ठहराया है, उसके इंक्वायरी कमीशंस बैठे हैं, और उन लोगों ने भी अपनी रिपोर्ट दी है। तो सारा चीज मिला करके उनकी इस वक्त चारों तरफ से वो घिरे हुए हैं, किसी दिन भी कुछ हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। जी मुमताज जी।